Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं सभी का इस चैनल पर। साथियों, साइकोलॉजी की क्लास नंबर 80वीं, ठीक है, 80वीं क्लास है। देखो, पूरा कोर्स करवाया आपका, पूरा A to Z कोर्स, और इसकी ज़्यादा से ज़्यादा 5 या 10 क्लासों के बीच में और बनेगी। तो मित्रों, आपको मैंने RT 2009 का टॉपिक पूरा पढ़ा दिया है और आज बात करने वाले हैं क्रियात्मक अनुसंधान के बारे में, जिसको एक्शन रिसर्च कहा जाता है। आपने ये चीज़ एग्ज़ाम में भी देखी होगी कि क्रियात्मक अनुसंधान में से हर बार एक प्रश्न जरूर आता है। तो अगर आप ये वीडियो को पूरा देखते हो तो आपका क्रियात्मक अनुसंधान में से प्रश्न गलत हो ही नहीं सकता, लेकिन वीडियो पूरा देख लेते हो तो साथियों, शुरू करते हैं वीडियो को। बिल्कुल अच्छी तरह से समझाने वाला हूँ, बिल्कुल अच्छी तरह से, बहुत ही अच्छा आपको समझ में आएगा, लेकिन अच्छी तरह से आपको दिमाग थोड़ा वीडियो पे लगाना है। तो साथियों, आपने नाम सुना होगा कई बार, क्रियात्मक अनुसंधान। बार बार आप पढ़ रहे हो, किताबों में पढ़ रहे हो, लेकिन ये होता क्या है उसको बिल्कुल अच्छी तरह से मैं बताऊंगा। मित्रों, एक शब्द है रिसर्च। तो ये जो रिसर्च शब्द है, देखिए, क्रियात्मक अनुसंधान को क्या कहा जाता है? एक्शन रिसर्च। तो पहले रिसर्च शब्द के बारे में जानेंगे कि रिसर्च का मतलब क्या होता है। रिसर्च अपन सुनते हैं ना कि उसने रिसर्च की, उसने इस चीज़ पे रिसर्च की। तो रिसर्च का मतलब होता है री, और रिसर्च शब्द दो शब्दों से मिलकर बना है, री प्लस सर्च। और री का मतलब होता है पुनः, और सर्च का मतलब होता है खोजना। तो आप नॉर्मली जैसे मोबाइल चलाते हो, यूट्यूब चलाते हो, तो ऊपर एक सर्च का ऑप्शन आता है। अब जो चीज़ आपको देखनी होती है उस सर्च के ऑप्शन में आप लिख देते हो, तो उसका तो मतलब क्या होता है? खोजना। और अगर मैं बात कहूँ रिसर्च की, तो इसका सीधा सा मतलब ये है, बार बार किसी चीज़ को खोजा जाता है। और जो एक्शन का अर्थ है उसका होता है तत्काल किया गया है, मतलब किसी चीज़ को बार बार तत्काल खोजा जाता है, तो उसको ही क्रियात्मक अनुसंधान कहेंगे। ऐसा इसका शाब्दिक अर्थ निकलता है। आया थोड़ा समझ में? किसी चीज़ को बार बार खोजना, तत्काल, लगातार तत्काल आप उसको खोजते रहते हो किसी चीज़ को, तो उसको ही एक्शन रिसर्च के नाम से जाना जाता है। अर्थात तत्काल क्रिया करके किसी समस्या का सर्वश्रेष्ठ हल खोजना ही क्रियात्मक अनुसंधान कहलाता है। समझिए लाइन को, तत्काल क्रिया करके, तुरंत आपको कोई क्रिया करनी पड़ती है और कोई समस्या आपके सामने आती है, उसका सर्वश्रेष्ठ हल यदि आप खोज लेते हो बार बार क्रिया करके, तो उसको ही आप कह सकते हो क्रियात्मक अनुसंधान। जैसे मान लीजिए आपका विद्यालय है, विद्यालय में बच्चों ने शिकायत की कि सर, हमारे जो पीने का पानी है वो स्वच्छ नहीं है, गंदा है। आप उस चीज़ को देखोगे कि हाँ, बच्चों ने सही कहा है कि नहीं कहा है, बिल्कुल अच्छी तरह से उस खोजबीन करोगे, बार बार चेक करोगे कि हाँ, वास्तव में सच्चाई क्या है। और फिर उस समस्या का सर्वश्रेष्ठ हल कि यार, ये पानी गंदा है, हम यहाँ से पानी नहीं पिएंगे, बच्चों के लिए अलग एक नई टंकी लाएंगे, उसमें बच्चों को पीने के लिए पानी की सुविधा प्रदान करेंगे और बिल्कुल उसका पानी बिल्कुल स्वच्छ रखा जाएगा। तो इस प्रकार से किसी समस्या का सर्वश्रेष्ठ हल बार बार यदि खोजा जाता है, तो उसको ही क्रियात्मक अनुसंधान कहते हैं। आगे देखेंगे मित्रों, एग्जाम में प्रश्न बन सकता है यहाँ से। क्रियात्मक अनुसंधान शब्द का सबसे पहले प्रयोग अमेरिकी शिक्षा शास्त्री कोलियर ने 1940 के दशक में किया था। इंपॉर्टेंट है बहुत ज़्यादा। डायरेक्टली यहाँ से एक प्रश्न बन जाता है कि जो क्रियात्मक अनुसंधान शब्द है, इसका सर्वप्रथम प्रयोग किसके द्वारा किया गया? तो आपका आंसर रहेगा कोलियर के द्वारा। किसके? कोलियर के द्वारा। और कब किया गया? 1940 के दशक में, 1940 के आसपास की ये बात है। देखिए, ये जो कोलियर थे, ये अमेरिकी के रहने वाले थे, अमेरिकी शिक्षा शास्त्री थे। ये एक होता है मनोवैज्ञानिक और एक होता है शिक्षा शास्त्री। जो आपके ये क्रियात्मक अनुसंधान का टॉपिक चल रहा है, यह शिक्षा शास्त्र के अंतर्गत आता है मित्रों। देखिए, इन्होंने, कोलियर ने तो क्रियात्मक अनुसंधान शब्द का प्रयोग किया था। आप इनको जनक नहीं कह सकते, कोलियर को आप क्रियात्मक अनुसंधान का जनक नहीं कह सकते, लेकिन सबसे पहले इस शब्द का प्रयोग इन्होंने किया था। मित्रों, अमेरिका के कोलंबिया विश्वविद्यालय के प्रोफेसर स्टीफन एम कोरे ने सन 1953 में अपनी पुस्तक रिसर्च टू इम्प्रूव स्कूल प्रैक्टिस में क्रियात्मक अनुसंधान का व्यापक विवरण दिया। किसने दिया? एक नाम आता है प्रोफेसर स्टीफन एम कोरे।
क्रियात्मक अनुसंधान सब कुछ इन्हीं पर निर्भर रहा। यूँ मान के चलो, जो भी क्रियात्मक अनुसंधान के क्षेत्र में जितनी भी प्रगति हुई उसका एक कारण था, और वो कारण था स्टीफन एम कोरे। ये थे कोलंबिया विश्वविद्यालय के प्रोफेसर, और 1953 में कोरे जी ने, मतलब स्टीफन एम कोरे ने, मैं सम्मान की दृष्टि से बोल रहा हूँ ये चीज़, एक पुस्तक लिखी जिसका नाम था रिसर्च टू इम्प्रूव स्कूल प्रैक्टिस। इन्होंने क्रियात्मक अनुसंधान का व्यापक विवरण इस पुस्तक में दिया था कि वास्तव में क्रियात्मक अनुसंधान होता क्या है, ये किस लिए किया जाता है, कैसे किया जाता है, और इसमें क्या क्या किया जाता है। अतः इन्हें क्रियात्मक अनुसंधान का जनक कहा जाता है। किन्हें कहा जाता है मित्रों क्रियात्मक अनुसंधान का जनक? प्रोफेसर स्टीफन एम कोरे को ही क्रियात्मक अनुसंधान का जनक कहा जाता है। आगे देखेंगे, प्रोफेसर स्टीफन एम कोरे ने पूरे विश्व में क्रियात्मक अनुसंधान का प्रचार प्रसार किया। प्रोफेसर स्टीफन एम कोरे क्रियात्मक अनुसंधान के प्रचार प्रसार के लिए सन 1962 में NCERT दिल्ली आए और 2 वर्ष तक यहाँ रुककर प्रचार प्रसार किया। देख लो, अब कोरे ने विकास किया जो किया, फिर इसके बाद में इन्होंने प्रचार प्रसार भी किया। जैसे कोई कंपनी होती है ना, एड देती है कि नहीं देती है, उसका एड देती है टीवी पर या फिर यूट्यूब पर भी एड आते हैं, आप सभी को पता है। तो ये चीज़ें होती क्यों हैं? ताकि जो वहाँ पे मूल विषय वस्तु है उसके बारे में सभी को पता चले। इसीलिए ही स्टीफन एम कोरे ने क्या किया, पूरे विश्व में क्रियात्मक अनुसंधान के बारे में बताया, और इसी के अंतर्गत ये 1962 में भारत में आए। NCERT जो दिल्ली में है वहाँ पर 1962 में आए, और 2 वर्ष तक ये NCERT दिल्ली में ही रहे, और यहाँ रुककर इन्होंने क्रियात्मक अनुसंधान के बारे में बहुत अच्छी तरह से बताया। भारत में क्रियात्मक अनुसंधान पर प्रथम पुस्तक रिसर्च इन एजुकेशन की रचना सन 1963 में NCERT के माध्यम से की गई। तो मित्रों देखिए, भारत में स्टीफन एम कोरे आए, कहाँ पर आए? NCERT दिल्ली में। क्यों आए? ताकि क्रियात्मक अनुसंधान का प्रचार प्रसार हो सके। अब उसी के अंतर्गत जब वो स्टीफन एम कोरे भारत में ही थे, NCERT दिल्ली में, तो 1963 में क्रियात्मक अनुसंधान के संबंध में NCERT ने एक पुस्तक लिख दी जिसका नाम है रिसर्च इन एजुकेशन। आगे देखेंगे, सत्र 1964-65 से प्रारंभिक स्तर तक की पाठ्यचर्या में क्रियात्मक अनुसंधान को अनिवार्य रूप से लागू कर दिया गया। बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट आता है मित्रों कि जो प्रारंभिक स्तर है उस पाठ्यचर्या में क्रियात्मक अनुसंधान को अनिवार्य रूप से लागू कब किया गया? तो आपका आंसर रहेगा 1964-65 से। नेक्स्ट देखेंगे, क्रियात्मक अनुसंधान में शैक्षिक कर्मचारियों द्वारा विद्यालय से संबंधित किसी भी समस्या को दूर करने के लिए क्रियात्मक अनुसंधान किया जाता है। जिससे देखिए, विद्यालय से संबंधित कोई सी भी समस्या हो सकती है, हो सके वो समस्या छात्रों से संबंधित हो, छात्रों की सुविधाओं से संबंधित हो, या फिर अन्य कोई भी समस्या हो सकती है। तो इस समस्या को दूर करने के लिए ही क्रियात्मक अनुसंधान किया जाता है। मित्रों, जैसे मान लीजिए बच्चों का मन किसी विषय में नहीं लग रहा है, कोई टॉपिक बच्चों को समझ में नहीं आ रहा है, बच्चों किसी चीज़ को शुद्ध रूप से लिख नहीं पाते हैं, उनके पीने की पानी पीने की उनकी जो प्राथमिक आवश्यकताएं हैं, जो उन चीज़ों की, या फिर यूँ कह लीजिए कि बच्चों को बैठने की व्यवस्था उचित नहीं है, बच्चों को पढ़ाने वाले जो टीचर है वो ऐसे पढ़ाते हैं कि बच्चों के समझ में ही नहीं आता है। तो ऐसी कोई सी भी समस्या विद्यालय से या छात्रों से संबंधित हो सकती है, उसका क्रियात्मक अनुसंधान किया जाता है। और क्रियात्मक अनुसंधान करता कौन है? जो विद्यालय के, ठीक है, विद्यालय के जो शैक्षिक कर्मचारी होते हैं उनके द्वारा ही क्रियात्मक अनुसंधान किया जाता है। शैक्षिक कर्मचारी में कौन आएगा? जैसे अध्यापक, मान लीजिए अध्यापक भी क्रियात्मक अनुसंधान करता है, प्रधानाध्यापक क्रियात्मक अनुसंधान कर सकता है। तो जो शैक्षिक कर्मचारी है विद्यालय के, उनके द्वारा ही क्रियात्मक अनुसंधान किया जाता है। आगे देखेंगे मित्रों, बात करने वाले हैं क्रियात्मक अनुसंधान के उद्देश्यों की, कि क्या क्या होते हैं क्रियात्मक अनुसंधान के उद्देश्य। पहला उद्देश्य आता है विद्यार्थियों की समस्याओं का तत्काल हल खोजना। जो छात्रों के सामने समस्या आती है उसका तत्काल हल खोजा जाए, ये इसका उद्देश्य है। समस्या जहाँ से उत्पन्न हुई उसका वहीं से हल खोजना, कि आखिर इसकी जड़ कहाँ है,
कहते हैं ना अपन, इसके यार मेन कारण क्या है, मेन रीज़न क्या है इसका, वहीं से समस्या का हल खोजा इसमें जाता है। अध्यापकों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण विकसित करना, ये भी क्रियात्मक अनुसंधान का उद्देश्य है कि अध्यापक में वैज्ञानिक दृष्टिकोण उत्पन्न हो। विद्यालय का वातावरण मनोवैज्ञानिक बनाना, विद्यार्थियों को तनाव रहित वातावरण प्रदान करना कि किसी भी प्रकार का तनाव बालकों में नहीं हो। विद्यालय की गुणवत्ता में वृद्धि करना, गुणवत्ता सभी जानते हो ना, गुणवत्ता क्या होती है। बहुत सारे स्कूल होते हैं लेकिन किसी स्कूल में बच्चे बहुत अच्छी तरह से सीख पाते हैं, किसी में नहीं। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि गुणवत्ता किसी स्कूल की अच्छी होती है और किसी की थोड़ी कम होती है। शिक्षण प्रक्रिया को सरल, सुगम, रोचक एवं बाल केंद्रित स्वरूप प्रदान करना भी इसका प्रमुख उद्देश्य है कि शिक्षण प्रक्रिया कैसी हो, सरल हो, सुगम हो, रोचक हो और बाल केंद्रित हो। विद्यार्थियों की कठिनाई स्तर का निर्धारण करना एवं व्यक्तिगत विभिन्नता का ध्यान रखते हुए शिक्षण प्रक्रिया संचालित करना। देखिए इसमें ये भी क्रियात्मक अनुसंधान का एक उद्देश्य है कि जो छात्रों का कठिनाई स्तर है उनका निर्धारण यहाँ किया जाता है। व्यक्तिगत विभिन्नता को ध्यान में रखते हुए शिक्षण प्रक्रिया संचालित की जाती है। आप सभी को मालूम होगा कि कक्षा में अलग अलग बुद्धि के बालक पाए जाते हैं। कोई जो बालक है वो कम बुद्धि रखने वाला, कोई सामान्य बुद्धि बालक हो सकता है, कोई प्रतिभाशाली बालक हो सकता है। तो मित्रों इस चीज को भी इसमें ध्यान रखा जाता है। अध्यापकों को अनुसंधान के लिए प्रेरित करना भी इसका प्रमुख उद्देश्य है कि अध्यापकों के अंदर ये एक विचार आए कि हाँ हम भी अनुसंधान करें। विद्यालय में पाठ्यचर्या को इस प्रकार संचालित करना कि छात्र स्वतंत्र रूप से अपनी समस्याओं को व्यक्त कर सके। पाठ्यक्रम इस प्रकार से पढ़ाया जाए कि छात्रों के सामने जो समस्या आती है उनको बिना किसी दबाव के, बिना किसी डर के आसानी से वो अपनी समस्याओं को व्यक्त कर सके। तो मित्रों ये थे क्रियात्मक अनुसंधान के प्रमुख उद्देश्य। अब बात करने वाले हैं क्रियात्मक अनुसंधान के क्षेत्र। एक जगह से इंपॉर्टेंट प्रश्न बन सकता है, एक जगह से। तो क्या क्रियात्मक अनुसंधान के क्षेत्र हैं, किस किस जगह पर क्रियात्मक अनुसंधान किया जाता है, वो चीज़ें मैं आपको बताने वाला हूँ। मित्रों इसके क्षेत्र में विद्यार्थी से संबंधित समस्त व्यवहारिक समस्याएं शामिल है जो विद्यालय से ही उत्पन्न होती है अथवा विद्यालय पर ही आधारित होती है। तो छात्रों को जो भी समस्या आती है उस पर आप क्रियात्मक अनुसंधान कर सकते हो। अब छात्रों को समस्या किससे आएगी, या तो विद्यालय से आएगी, या शिक्षण प्रक्रिया से आएगी, या अध्यापकों से आएगी। किसी ना किसी से तो समस्या आएगी। तो जो व्यवहारिक समस्याएं हैं वो सभी समस्याएं क्रियात्मक अनुसंधान के अंतर्गत शामिल हो जाती है। जैसे बैठक व्यवस्था संबंधी समस्या की, छात्रों के बैठने की व्यवस्था नहीं है विद्यालय में, तो उस पर आप क्रियात्मक अनुसंधान कर सकते हो। पेयजल संबंधी समस्या, पीने के पानी की प्रॉब्लम है भैया, तो उसका भी क्रियात्मक अनुसंधान किया जा सकता है। गृह कार्य एवं मूल्यांकन संबंधी समस्या, कोई छात्र गृह कार्य करके ही नहीं लाते हैं, मूल्यांकन किया ही नहीं जाता है, मूल्यांकन अच्छी तरह से नहीं किया जाता है, या फिर इस पर भी आप क्रियात्मक अनुसंधान कर सकते हो। किसी विद्यार्थी में मात्रात्मक त्रुटियों से संबंधित समस्या की, कोई विद्यार्थी है मात्रात्मक त्रुटियां बार बार कर रहा है, यहाँ पर भी आप एक्शन रिसर्च कर सकते हो। आगे देखेंगे किसी अध्यापक के शिक्षण से संबंधित समस्या, कोई अध्यापक पढ़ा रहा है लेकिन बच्चों को समझ में ही नहीं आ रहा है, तो ये भी इसका टॉपिक है। समय सारणी संबंधी समस्या की, सबसे पहले तो आपने हिंदी की क्लास रखी और सबसे बाद में जब छुट्टी होती है तो आपने गणित की क्लास रख दी। तो जो गणित इस प्रकार से, समय सारणी भी गलत नहीं होना चाहिए, समय सारणी एक निश्चित तरीके से बनाई जानी चाहिए मनोवैज्ञानिकता को ध्यान में रखते हुए। तो इस पर भी आप क्रियात्मक अनुसंधान कर सकते हैं। शिक्षण प्रक्रिया से संबंधित समस्या, शिक्षण प्रक्रिया सभी जानते हो ना, छात्र और अध्यापक और जो विषय वस्तु होती है उसके बीच में जो अंतः क्रिया है उसको ही शिक्षण प्रक्रिया कहेंगे। तो उनमें अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो वहाँ पर भी आप क्रियात्मक अनुसंधान प्रयोग में ला सकते हो। नेक्स्ट है किसी विद्यार्थी से अनुशासनहीनता से संबंधित समस्या, देखा होगा या फिर आप खुद ही ऐसे रहे होंगे, कक्षा 3, 4, 5, 6, 7, 8 तक आप पढ़े होंगे कि अनुशासनहीनता करने में मज़ा आता था। तो उस पर भी क्रियात्मक अनुसंधान किया जा सकता है कि आखिर ये बालक ऐसा क्यों करता है, ऐसा लड़ाई झगड़ा क्यों करता है, अनुशासनहीनता क्यों करता है, मारता क्यों है बच्चों से, किसी भी प्रकार की अनुशासनहीनता हो सकती है। और अंतिम है मित्रों किसी पाठ्य वस्तु या प्रकरण से संबंधित समस्या कि कोई विशेष सब्जेक्ट समझ में नहीं आ रहा है या कोई विशेष प्रकरण बच्चों के समझ में नहीं आ रहा है,
तो उस पर भी आप क्रियात्मक अनुसंधान कर सकते हैं। आगे देखेंगे मित्रों, ये तो हुआ आपके क्रियात्मक अनुसंधान के क्षेत्र। अब बात करने वाले हैं क्रियात्मक अनुसंधान में अनुसंधानकर्ता कि जो अनुसंधान तो आप करते हो, लेकिन इसको करता कौन है, किसके द्वारा अनुसंधान किया जाता है, वो चीज़ मैं आपको यहाँ पर बताने वाला हूँ। तो मित्रों, क्रियात्मक अनुसंधान में अनुसंधानकर्ता को उपभोक्ता कहा जाता है। स्टार है, 5 स्टार, 6 स्टार, 7 स्टार, 10 स्टार, कितने मान लो, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि प्रश्न क्या बनता है, क्रियात्मक अनुसंधान में अनुसंधानकर्ता को क्या कहा जाता है, तो आपका आंसर रहेगा उपभोक्ता। क्रियात्मक अनुसंधान में अनुसंधानकर्ता ही होता है, क्या होता है, उपभोक्ता होता है। उपभोक्ता कौन होता है, अनुसंधान करने वाला, मतलब जो प्रधानाध्यापक है या फिर कोई अध्यापक है या फिर और कोई अन्य शैक्षिक कर्मचारी है, वो ही उपभोक्ता है और वो ही अनुसंधानकर्ता या अनुसंधान करने वाला है। इसमें अनुसंधानकर्ता के रूप में निम्न शामिल किया जाता है, जैसे अध्यापक एक्शन रिसर्च को कर सकता है, प्रबंधक स्कूल मैनेजमेंट जो होता है वो भी क्रियात्मक अनुसंधान को कर सकते हैं, प्रधानाध्यापक के द्वारा भी क्रियात्मक अनुसंधान किया जा सकता है, और कोई निरीक्षक होता है, निरीक्षण करने वाला, उसके द्वारा भी क्रियात्मक अनुसंधान किया जा सकता है। तो मित्रों, ये 4 ऐसे व्यक्ति या ऐसे पद है जिन पर आप रहकर क्रियात्मक अनुसंधान को कर सकते हैं। तो मित्रों, ये है क्रियात्मक अनुसंधान में अनुसंधानकर्ता। अब बात करने वाले हैं क्रियात्मक अनुसंधान के सोपान, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। चलिए देखते हैं कि क्या क्या इसके सोपान हैं। तो मित्रों, क्रियात्मक अनुसंधान के यदि सोपानों की बात करें तो इसके कुल 6 सोपान हैं। कि कौन कौन से सोपान हैं अच्छी तरह से समझाऊंगा, बिल्कुल क्रम वाइज याद रखें। सबसे पहला सोपान आता है समस्या का चयन करना, कि सबसे पहले समस्या का चयन किया जाता है कि किस पर क्रियात्मक अनुसंधान करना है। जैसे मान लीजिए आपको क्रियात्मक अनुसंधान करना है, कोई विशेष जो सब्जेक्ट है वो बच्चों के समझ में नहीं आ रहा है, तो उस पर आपको क्रियात्मक अनुसंधान करना है। आपने चयन कर लिया, तो यहाँ पहला जो चरण आता है या सोपान आता है वो है समस्या का चयन करना। दूसरा है समस्या का विश्लेषण करना। अब आप यूँ देखोगे कि यार ये जो गणित सब्जेक्ट है या जो विज्ञान सब्जेक्ट है या जो अंग्रेजी सब्जेक्ट है, बच्चों के समझ में क्यों नहीं आ रहा, आखिर क्या क्या कमी रह रही है। ठीक है, इस प्रकार समस्या का विश्लेषण किया जाएगा। फिर परिकल्पना का निर्माण किया जाएगा कि आखिर हम क्या क्या कर सकते हैं, इसमें क्या सुधार किया जा सकता है, अगर इस तरह से बच्चों को पढ़ाओगे तो समझ में आएगा। इस प्रकार से परिकल्पना का निर्माण किया जाता है। फिर आंकड़ों या तथ्यों का संकलन किया जाता है। इसका चौथा विकल्प है मित्रों, अब ये भी देख लिया कि हाँ भाई इस प्रकार से बच्चों को समझाना है, लेकिन क्या इस प्रकार से समझाएंगे इस तो बच्चे समझ जाएंगे, इसके पहले भी क्या कभी ऐसा हुआ है, या हमें और अन्य कौन कौन सी चीज़ें इसमें ऐड करनी चाहिए। ये होती है आंकड़ों का या तथ्यों का संकलन। नेक्स्ट है आंकड़ों या तथ्यों का परीक्षण किया जाता है कि हमने जो सोचा है वो क्रियान्वित यहाँ पर किया जाएगा, कि जो अपने ये कार्य किया है ये वास्तव में लाभदायक है या नहीं है, वहाँ पर क्रियान्वयन उसका किया जाता है। और अंत में निष्कर्ष निकाला जाता है कि हाँ कि भाई हमने क्रियात्मक अनुसंधान किया है वो सफल रहा या नहीं रहा। तो मित्रों, ये है क्रियात्मक अनुसंधान के सोपान कह लो, पद कह लो या चरण कह लो। आगे देखते हैं साथियों, क्रियात्मक अनुसंधान की सीमाएं कह लो, गुण या दोष, जो भी आप कह सकते हो। कुछ गुण हैं, कुछ दोष हैं। देखिए, पहली चीज़ आती है क्रियात्मक अनुसंधान की समय सीमा 7 से 15 दिन की होती है। कितने दिन की? 7 से 15 दिन तक क्रियात्मक अनुसंधान किया जाता है, मतलब बहुत लंबा ये चलता है। यह मौलिक अनुसंधान से भिन्न है क्योंकि इसमें अनुसंधानकर्ता अध्यापक होते हैं। देखिए मित्रों, ये एग्जाम में प्रश्न यहाँ से बन चुका है कि क्रियात्मक अनुसंधान मौलिक अनुसंधान से भिन्न है। क्यों? क्योंकि इसमें अनुसंधानकर्ता कौन होते हैं? अध्यापक होते हैं। किसमें? क्रियात्मक अनुसंधान में। तीसरा देखेंगे, एक ही समस्या पर एक से अधिक अध्यापकों द्वारा कार्य किया जाता है। ठीक है भाई, ऐसा तो है नहीं कि अकेला अध्यापक क्रियात्मक अनुसंधान कर लेगा, दूसरे अध्यापकों के भी विचार वहाँ पर जरूर आएंगे। समस्या का हल तत्काल लागू किया जाता है। जैसे मैंने बताया था ना वो टंकी वाला उदाहरण, कि बच्चों के लिए पानी पीने के या फिर गंदा पानी है या पानी पीने की सुविधा नहीं है, तो उस पर क्रियात्मक अनुसंधान करना है तो आपको सुविधा भी करनी पड़ेगी पूरी तत्काल रूप से।
तत्काल निष्कर्ष निकाल लिए जाते हैं जो वैध एवं विश्वसनीय होते हैं। अन्य अनुसंधान में भी सहायता मिलती है। क्रियात्मक अनुसंधान करने से मित्रों समस्या पूर्ण रूप से समाप्त हो जाती है। ठीक है, क्रियात्मक अनुसंधान का मतलब यही है कि जो समस्या अपने सामने है वो पूर्ण रूप से खत्म यहाँ पे हो जाती है क्रियात्मक अनुसंधान में। मतलब सीधी सी चीज़ है, जिस चीज़ पर क्रियात्मक अनुसंधान कर लिया वो समस्या सोल्व हो गई, अगर सही तरीके से किया और क्रियात्मक अनुसंधान सफल हुआ तो। सरकारी विद्यालयों में इसे लागू करने में कठिनाई होती है, क्योंकि मित्रों बहुत सारे अपने जो सरकारी विद्यालय होते हैं, बहुत सारे, ऐसा नहीं सभी की नहीं कह रहा हूँ, क्योंकि आपने देखा होगा कि वर्तमान में तो बहुत ही अच्छे अच्छे विद्यालय गवर्नमेंट बना रही है, बहुत ही अच्छा कार्य कर रही है। और पहले की दृष्टि से तो जो शिक्षा का स्तर है वो बहुत ही अधिक सुधर गया है गवर्नमेंट स्कूलों में। देखा होगा आपने, मेरिट डे स्टेट लेवल पे मेरिट डे गवर्नमेंट स्कूल से निकलती है। तो मित्रों ये कोई छोटी बात नहीं है। ऐसा क्यों हो रहा है? ये सब राज्य सरकार और जो केंद्र सरकार है और जो शिक्षक है और जो अभिभावक है, इन सभी के सहयोग से ऐसा हो रहा है। लेकिन कुछ विद्यालय ऐसे हो सकते हैं जहां इसे लागू करने में कठिनाई होती है, क्योंकि आज के समय में भी ज़माना इतना आगे चला गया है। लेकिन फिर भी मेरा ये मानना है कि कुछ विद्यालय ऐसे बचे हुए हैं जो गवर्नमेंट स्कूल है, कुछ है ऐसे जिनमें ये आसानी से लागू नहीं किया जा सकता, क्योंकि वहाँ पर अध्यापकों की कमी होती है या अध्यापकों को पूर्ण रूप से प्रशिक्षण नहीं दिया जाता है। उनको पता ही नहीं होता है कि क्रियात्मक अनुसंधान होता क्या है। अध्यापक अनुसंधान में रुचि कम लेते हैं, क्योंकि अरे यार देखो समझिए बात को, अध्यापक के मन में एक फीलिंग आती है कि अरे यार इतना कहाँ झमेला यार, बच्चों को पढ़ाने तो नहीं दे रहे और दूसरा कार्य करवाने लग जाते हैं। तो इसलिए अध्यापक रुचि कम लेते हैं, क्योंकि गवर्नमेंट जो टीचर होता है भाई साहब सबसे ज़्यादा काम करता है, सबसे ज़्यादा 50 से भी ज़्यादा कार्य लेकर चलता है बच्चों को पढ़ाने के अलावा। और जब आप गवर्नमेंट टीचर बन जाओगे तो आपको इसका अच्छी तरह से एहसास हो जाएगा। हालांकि अभी आपको ऐसा लगता होगा कि सर ऐसे 50 क्या काम कर लेते हैं, मतलब मेरा नाम नहीं ले रहा हूँ, कोई भी जो गवर्नमेंट टीचर है, लेकिन जो एक वास्तव में गवर्नमेंट टीचर है उसके सारे कामों की एक सूची बनाई जाए तो 50+ काम उसके निकल जाते हैं। आगे देखेंगे, यह अनुसंधान प्राथमिक स्तर पर ही प्रभावी रूप से लागू किया जा सकता है। इसको आप उच्च स्तर पर लागू नहीं कर सकते, प्रभावी रूप से लागू कर सकते हो, लेकिन प्रभावी किस स्तर पर रहेगा? प्राथमिक स्तर पर, क्योंकि प्राथमिक स्तर पर बच्चे पूर्ण रूप से अपने जो उनके जो विचार हैं उनको बिल्कुल अच्छी तरह से ईमानदारी से आपके सामने रख देते हैं। और जबकि जो उच्च बुद्धि वाले बालक या फिर जो उच्च क्लास वाले जो बालक होते हैं, उच्च बुद्धि क्या सॉरी जो ऊंची कक्षा वाले बालक, वो पूरी चीज़ें आपके सामने पेश नहीं करते हैं, इसलिए क्रियात्मक अनुसंधान कई बार सफल नहीं हो पाता है। तो मित्रों ये था क्रियात्मक अनुसंधान। पूरा विश्वास है अगर आपने अच्छी तरह से वीडियो देखा है तो आपके समझ में आया होगा, प्रश्न बाहर नहीं जाएगा। अगर समझ के आप पढ़े होंगे तो एक बार वापस आप वीडियो को देख सकते हो। मिलते हैं बहुत ही जल्द अगले वीडियो में। लेकिन छोटा सा निवेदन यार, बहुत ही मेहनत लगती है तो एक छोटा सा लाइक कर दिया करो, मोटिवेशन बहुत ज़्यादा मिल जाता है मुझे, और मैं आगे इसी प्रकार आपकी निरंतर सेवा में आपके सदा साथ रहूँगा। अगर आप वीडियो को थोड़ा लाइक और थोड़ा शेयर कर दिया करो। मिलते हैं बहुत ही जल्द अगले वीडियो में।